नमस्कार स्टूडेंट। आज यहाँ पर लगभग आपके हैं 35 MCQ हैं। 35 MCQ हम करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये MCQ करने के लिए जो हमारे ये लेक्चर टॉपिक्स थे आपका, जिसमें हमने हुक्स लॉ पढ़ा था, फिर आपका जो पास्कल्स लॉ है वो हमने देखा था, फिर हमारा जो आपका आता है बर्नौलीज थ्योरम वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और जो थोड़ा पार्ट है वो आपको विस्कोसिटी वाला जो पार्ट है, विस्कोसिटी वाला पार्ट आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, तभी जाके आप जो ये क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को आप यहाँ पे कर सकेंगे। तो आप तैयार हो जाइए, और मेरा आंसर देने से पहले आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, वर्क डन टू इंक्रीज अ यूनिट लेंथ ऑफ ए वायर इज वाई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड एस इज स्ट्रेन। ओके, तो सबसे पहले हमको वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है? वर्क डन जो है वो आपका टोटल एनर्जी के इक्वल होगा, यानी वर्क डन इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। यानी इसका मतलब क्या हुआ? हाफ प्रतिबल गुणा विकृति, ठीक है, यही होता है। अब आप क्या करेंगे, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इंटू स्ट्रेन से आप मल्टीप्लाई भी करिएगा और स्ट्रेन से आप क्या करिएगा, डिवाइड भी कीजिएगा। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका वाई। स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन स्क्वायर, ठीक है। तो W इज इक्वल टू 1/2 वाई एस स्क्वायर। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इसको क्या है, इस आंसर को आप निकाल सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू हाफ प्रतिबल गुणा विकृति, और वहीं से जवाब बना के आएंगे हाफ वाई इंटू एस स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने वाई ही क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे लेंथ के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो लेंथ में आपका जो आता है वो आपका आता है यंग मॉडुलस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन। ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? देखिए, अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी जो प्रतिबल है वो प्रतिबल किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो प्रतिबल आपका विकृति के प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रतिबल बराबर के इंटू विकृति। तो ये जो के है ये क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी प्रत्यास्था गुणांक या प्रत्यास्था मापांक। ओके, अब जब आप यहाँ पे प्रत्यास्था मापांक देखेंगे तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? देखिए, जैसे प्रतिबल और विकृति पे आपको लग रहा होगा, लेकिन ये करता नहीं है। किस पे डिपेंड करता है? केवल आपका जो है ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? जो आपका पदार्थ है उस पदार्थ पर ये आपका क्या करता है, निर्भर करता है। तो इसका ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज। आपको क्या याद करना है? ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर इज। ओके, वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन जब आप निकालेंगे तो इसका जो आंसर है, फिर से आप उसी फॉर्मूले से आप सिंपल सा जो है इससे आप निकाल सकते हैं। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस होता है। ये स्ट्रेच आपने DL के फॉर्म में कर दिया, ठीक है। तो जब आप इंटीग्रेट करके आएंगे तो आपका ये क्या होता है? Y इज इक्वल टू कितना होता है? F अपॉन A अपॉन डेल्टा L अपॉन L। यही आपका बन के आता है, ठीक है। ये कैपिटल L जो आपका बन के आएगा, ठीक है। तो इसके बाद जब आप इसको यहाँ पे इस वैल्यू पे आप रखेंगे, मान लिया इसका जो आपका जो लेंथ है वो आपकी L हम मान के चलते हैं, तो यहाँ से जो आपका ये बन के आएगा ये आपका बन के आता है ठीक है। तो इसको आप रख देंगे इंटीग्रेट, यहाँ से F की वैल्यू पहले आप निकाल लो। F की वैल्यू आएगी YA डेल्टा L अपॉन L, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? YA डेल्टा L अपॉन L इंटू DL, ठीक है। तो ये जो आपका जिस लेंथ से आप कर रहे हैं, ठीक है, ये DL के अक्रॉस आप निकाल देंगे। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू बन के आ जाएगी, इसको जब आप करके आएंगे तो ये बन के आ जाएगा आपका कितना? 1/2 फोर्स इंटू इलोंगेशन। क्या होगा? जो आपका है फोर्स 1/2 फोर्स इंटू इलोंगेशन, यानी 1/2 बल इंटू दीर्घीकरण। क्या है? बल इंटू दीर्घीकरण। जब आप इसको करेंगे, देखिए YA और ये L तो बाहर आ जाएगा, ये ठीक है। इसको ओरिजिनल लेंथ हम कैपिटल L मान लेते हैं,
ठीक है। ओरिजिनल लेंथ को हम कैपिटल एल अगर मान लेंगे तो वाई ए डिवाइडेड एल बाहर आ जाएगा। ये डेल्टा एल जो आपका बन के आएगा क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर बाई टू। ठीक है, कितना बन के आ जाएगा, एल स्क्वायर बाई टू। तो वहां से जब आप इसको करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 1/2 इंटू आपका कितना बन के आ जाएगा। इसको आप एल को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। यहाँ से आपका जो ये वर्क डन है, ये वर्क डन आपका इस तरीके से बन के आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन विल। हुक के नियम के अनुसार यदि प्रतिबल बढ़ा दिया जाए तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात। अच्छा, प्रतिबल को अगर आप बढ़ा देते हैं तो जो आपका K है, K इज इक्वल टू कितना होता है, प्रतिबल बटे विकृति होता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रतिबल बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका विकृति भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। यानी जैसे ही आप स्ट्रेस बढ़ाते हैं आपका जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन भी क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। जो कांस्टेंट जो K है वो रेशियो हमेशा क्या रहेगा, रेशियो हमेशा आपका क्या रहेगा, रेशियो हमेशा स्थिर रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, जो रेशियो है वो रेशियो हमेशा आपका स्थिर रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, When stress is applied to a solid body, यानी जब एक प्रतिबल लगाया जाता है, बहुत ही सिंपल सा है ये तो, और उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यही आपका कौन सा नियम है, यही आपका हुक का नियम है। ठीक है, यही तो हुक का नियम कहता है प्रतिबल किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रतिबल आपका विकृति के प्रोपोर्शनल होता है। प्रतिबल जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रतिबल आपका विकृति के प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग हुक्स लॉ। अच्छा, हुक्स लॉ के रिगार्डिंग आपका कौन सा सही है। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉलिड्स, यह केवल ठोस पदार्थों के लिए लागू होता है। इट इज नॉट ए यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है। बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट हुक्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, प्रत्यास्था सीमा से परे हुक का नियम लागू नहीं होता है। उपरोक्त सभी सही हैं, तो बिल्कुल इसमें ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर ए मेटल वायर दैट ओबेज हुक्स लॉ विल बी। अच्छा, ये देखिए इनका जो कर्व आपका है ना वो ऐसे होता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये ग्राफ आपका एक क्या बन के आता है, स्ट्रेट लाइन बन के आता है ऐसे। ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रेस है, ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रेन है। तो ये हमेशा क्या बन के आएगा, स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, मूल माध्यम से सीधी रेखा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, एक तार की लंबाई को x बढ़ाने से आवश्यक बल कितना होगा यदि तार की प्रारंभिक लंबाई इतनी है और मापांक इतना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे y इज इक्वल टू क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, F/A/x/L। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, F/AXL। यहाँ से f की वैल्यू जब आप निकालोगे तो f की वैल्यू आ जाएगी YAX/L, कैपिटल L। ठीक है, ये बन के आ जाएगा YAX/L। ये कहाँ है भाई, ये है ऑप्शन नंबर 4। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, F इज इक्वल टू YAX/L। क्वेश्चन नंबर 9, if material is loaded within the elastic limit then the slope of the stress strain curve, okay, then the, ठीक है, material loading elastic limit, okay, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, इसका है ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, तो ये क्या होता है, y इज इक्वल टू कितना होता है, स्लोप क्या होता है, अभी हमने बनाया था ना ग्राफ, प्रतिबल बट्टे विकृति, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जैसे हमने ये ग्राफ बनाया था ना अभी आपका, तो यहाँ पे जो इसका स्लोप है ये y स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो y पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर एन इक्वल बराबर, ठीक है, जहां पर आप फोर्स कितना लगा रहे हैं, बल कितना लगा रहे हैं, इतना, यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्था गुणांक कितना है y,
एस स्टील के लिए, वाई आर रबर के लिए। तो इसमें हमेशा क्या होता है, वाई एस इज ग्रेटर देन वाई आर। क्या होगा, वाई एस इज ग्रेटर देन वाई आर। या यहाँ पे पूछें कि अगर स्टील और रबर दोनों में ज्यादा इलास्टिक कौन है, तो ज्यादा इलास्टिक आपका स्टील है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ठीक है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। क्वेश्चन नंबर 11, इफ लेंथ ऑफ वायर इज रिड्यूस टू हाफ, मतलब जो लंबाई है वो लंबाई आप आधी कर दो, देन इट कैन होल्ड, ये क्या होल्ड कर सकता है, बराबर लोड, 1/4 लोड, हाफ लोड और डबल लोड। तो इसका क्या होगा भाई, कितना भी आप उसको कम कर दो वो लोड तो उतना ही सहन कर सकता है, ठीक है। वो लोड हमेशा क्या करेगा, उतना ही जो है उतना ही सहन कर पाएगा, चाहे आप उसकी लंबाई को आधा करें या उसकी लंबाई को आप क्या करें, बढ़ा दें। इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक हाइड्रोलिक प्रेस है, ठीक है। एक हाइड्रोलिक प्रेस आपकी है, ठीक है। यहां पर आपको दिया हुआ है जो रैम है वो 15 सेंटीमीटर डायमीटर है, ठीक है। कितना है, 15 सेंटीमीटर डायमीटर, एंड प्लंजर ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, ओके। इट इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए, ये आपका देखो ये किस लॉ से बना, ये आपका पास्कल का जो नियम है, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेस वैसे भी आपका उसी पे डिपेंड करती है। पास्कल का नियम आपका क्या कहता है, पास्कल का नियम कहता है F1/A1 इज इक्वल टू क्या होता है, F2/A2। इस वाले फॉर्मूले से आप इसको करेंगे, ठीक है। F1/A1 F2/A2, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखिए निकालेंगे तो F1 ये कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर की वैल्यू आपकी कितनी बन के आ जाएगी, आर की वैल्यू आपकी डी, मतलब ए को आप ले लीजिएगा, ठीक है, D/2 D²/4 F1, F2 इज इक्वल टू पाई D²/4, ठीक है। ये कहाँ से आया आपका ना, अगर आपको समझना होगा तो यहाँ से आप समझिएगा। जो रेडियस होता है वो डायमीटर का कितना होता है, रेडियस आपका डायमीटर का हाफ होता है। अब आपको यहाँ पे सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। तो इनसे आप निकालेंगे, तो इनसे जब आप इसको एक बार कैलकुलेट आप खुद करेंगे, देखिए, ठीक है, कैलकुलेट करिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर जो है वो 10 kg आपका जो है आंसर बन के आ जाएगा, ओके। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, इसको आप इसी फॉर्मूले से आप करेंगे, ठीक है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको एक ये जो आपका हम बात करेंगे कैपिटल डी हमने ये लिया हुआ है, ठीक है, और स्मॉल डी आपका ये लिया हुआ है, इससे आपका ये आंसर बन के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर काम करती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट आपका किस पे काम करती है, पास्कल के नियम पे काम करती है। एक जगह उसका एरिया क्या बनाए रखते हैं हम, एक जगह एरिया उसका छोटा बनाए रखते हैं, दूसरी जगह एरिया उसका क्या बनाए रखते हैं हम, दूसरी जगह एरिया उसका बड़ा बनाए रखते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपका क्या बन के आ जाती है, गाड़ी से आप उसको उठाते हैं, यहाँ से आप प्रेशर डालेंगे, वो प्रेशर आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका F1/A1 ये दोनों प्रेशर आपके क्या होंगे, दोनों प्रेशर आपके सेम होंगे। तो जो ये लॉ है, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है ये किसके नियम पर काम करती है, ये पास्कल के नियम पे काम करती है। क्वेश्चन नंबर 14, एज पर पास्कल्स लॉ, ठीक है। आप इसको देख लें, और जो हिंदी में है वो इसको एक बार यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको पॉज कर लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, ठीक है। पास्कल का नियम आपका क्या कहता है, पास्कल का नियम हमेशा जो चलता है वो आपका स्टैटिक फ्लूइड में चलता है। किसमें चलता है, पास्कल का नियम जो है स्टैटिक फ्लूइड में चलता है। इसका ऑप्शन है ये, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। आपने इस तरीके का वो एक जो हमने फिगर में देखा था ना, तो ये जो आप लिक्विड भरा हुआ है ये चारों तरफ आपका सेम प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो स्थिर तरल पदार्थ में एक बिंदु पर दाब की तीव्रता सभी दिशाओं में क्या होती है, सभी दिशाओं में बराबर होती है। किसमें, आपका रेस्ट फ्लूइड में, स्थिर तरल पदार्थ में। क्वेश्चन नंबर 15, सेम वही क्वेश्चन आपका बन के आया है दोबारा से इसी फॉर्मूले पे, F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इससे अगर आप इसको निकालेंगे तो शायद इसका जो आंसर है वो आपका कितना आएगा, 675। अगर आपका नहीं आए तो एक बार आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं, नहीं तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। यहाँ पे फिर से आपको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर से पहले आप जो है रेडियस निकालेंगे, उसके बाद ही आपका जो है
वो आंसर यहाँ पे आपका बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ऑल फ्लूइड्स एक्सर्ट, ठीक है, सभी फ्लूइड्स जो हैं वो आपका क्या लगाते हैं, जो आपका तरल पदार्थ हैं, ठीक है, वो तरल पदार्थ आपका क्या करते हैं, हर दिशा में इक्वल फोर्स लगाते हैं, बराबर दाब सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में बराबर दाब, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 17, लिक्विड प्रेशर, जो आपका तरल दाब है, ये आपका किस पे डिपेंड करता है, पी का फॉर्मूला आपको पता होगा, P इज इक्वल टू रो जी एच, क्या है, P इज इक्वल टू रो जी एच, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये H पे, यानी जो उसकी ऊंचाई है, इस पे डिपेंड कर रहा है, ये आपका जो ऊंचाई है उस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे ये बर्तन में था, हमने देखा था ना, बर्तन में आप रखेंगे तो यहाँ पे ये इतना जो इसकी हाइट है, ठीक है, तो उस पे आपका क्या करता है, डिपेंड करता है। फॉर्मूला आपका क्या है, P इज इक्वल टू रो जी एच, यानी जो लिक्विड कॉलम है उसकी ऊंचाई पर ये क्या करता है, उसकी ऊंचाई पर ये आपका निर्भर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द विस्कस फोर्स, संयांता बल जो है किस पर डिपेंड नहीं करता है। सबसे पहले तो आपको संयांता बल का देखना पड़ेगा, संयांता बल ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, इस पे, ठीक है जी, ईटा यानी तरल की प्रकृति पर, ए यानी एरिया, डीवी बाई डी एक्स यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो किस पे डिपेंड नहीं करा इसने, इसका आपका वेग पे डिपेंड नहीं करा है। जो संयांता बल है, ये संयांता बल, द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, जो संयांता बल है ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हॉट सिरप फ्लोज फास्टर बिकॉज इट्स, ओके, जो गर्म हमारा जो सूप है या चाशनी जो है वो तेजी से बहती है, हालांकि शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है, तो जो इसका लेकिन हम कर सकते हैं यहाँ से, सरफेस टेंशन से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल इसका आंसर आपका आ सकता है। जो इसकी विस्कोसिटी है, ठीक है, वो विस्कोसिटी आपकी क्या हो जाती है, विस्कोसिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी, जैसे आप शहद को गर्म करें, शहद को गर्म करने के बाद उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी विस्कोसिटी आपकी डाउन हो जाएगी, ठीक है, इसलिए वो तेजी से क्या होती है, तेजी से आपकी फ्लो होती है। विस्कोसिटी हमने पढ़ा है, द अपोजिंग फोर्स इन टू लाइंस या टू लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है, तो जो आपका फ्लूइड में है या जो फ्लूइड अगर किसी अदर जो आपका मटेरियल है उस पर अगर चल रहा है तो उनके बीच जो आपका क्या है, अपोजिंग फोर्स है, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका विस्कोसिटी कहलाता है। तो गर्म करने पर जो आपकी विस्कोसिटी है वो आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, अभी भी बहुत टाइम बचा है, देखिए अभी 10 12 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी इनको करेंगे हम। ओके, क्वेश्चन है, सडन फॉल इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय ए लार्ज अमाउंट शोज, वायुमंडलीय दाब में अचानक बड़ी मात्रा में गिरावट से पता लगता है, क्या पता लगता है, तूफान का पता लगता है। किसका पता लगता है, तूफान का, ठीक है, जैसे ही आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अचानक से आपका डाउन हो जाए तो वो तूफान का आपका इंडिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 21, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, जो संयांता है वो क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था, आप तापमान को बढ़ाएंगे तो जो संयांता है, जो विस्कोसिटी है, वो विस्कोसिटी आपकी डाउन हो जाती है, यानी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे आप तापमान को बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ाने पर जो विस्कोसिटी है वो विस्कोसिटी आपकी क्या हो जाती है, विस्कोसिटी आपकी डाउन हो जाती है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसी भी लिक्विड की आप अगर बात करेंगे तो तापमान बढ़ाएं, विस्कोसिटी आपकी डाउन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा पाइपलाइन के माध्यम से तेल परिवहन की दक्षता को प्रभावित करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ ऑयल ट्रांसपोर्टेशन थ्रू पाइपलाइन। ओके, ये आपका क्या है, संयांता जो है, जितना आपका ज़्यादा गाढ़ा होगा, जितना आपका विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उतना वो देर में बहेगा, ठीक है, संयांता कम होगी तो वो आपका क्या करेगा, जल्दी से आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से आपका फ्लो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड एंड वाटर, जो आपकी संयांता है, ब्लड माने रक्त, वाटर माने पानी, इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है। दोनों बराबर हैं, नहीं। वाटर इज मोर विस्कस देन ब्लड, नहीं, यस।
ब्लड इज मोर विस्कस, जो रक्त है उसकी विस्कोसिटी आपकी ज्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में? पानी के रेस्पेक्ट में। तो रक्त का जो आपका ब्लड है, ब्लड की आपकी विस्कोसिटी ज्यादा है। ब्लड इज मोर विस्कस देन वाटर, जो रक्त है वह पानी की अपेक्षा अधिक शान है। क्वेश्चन नंबर 24, द हाइएस्ट विस्कोसिटी, जो उच्च श्यानता है, हाइएस्ट विस्कोसिटी, उच्च श्यानता अमंग द फॉलोइंग इज ऑफ, द हाइएस्ट विस्कोसिटी अमंग द फॉलोइंग इज ऑफ, इन सब में सबसे अधिक किसका है? सबसे अधिक आपका हनी है, शहद। आंसर ब्लड, रक्त, वायु, पानी। ठीक है, तो सबसे अधिक जो आपका विस्कस है वो विस्कस आपका कौन सा है? वो विस्कस आपका हनी है। क्वेश्चन नंबर 25, आपको इसकी बीमा बतानी है, बीमीय सूत्र श्यानता का, श्यानता का बीमीय सूत्र आपका कितना होता है? याद करना पड़ेगा आपको। बयान श्यानता का जो आपका बीमीय सूत्र है वो है ml-1 t-2। कितना है? ml-1 t-2। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द एसआई यूनिट? ठीक है, उसका मात्रक, श्यानता का, श्यानता का जो मात्रक है वो आपका क्या है? पॉइज। ठीक है, कितना है? श्यानता का जो मात्रक है वो आपका कितना है? पॉइज ले। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27, फ्लूइड्स आफ्टर रेजिस्टेंस टू मोशन ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन, इस प्रॉपर्टीज को, प्रवाही पदार्थ आंतरिक घर्षण के कारण गति के प्रतिरोध को प्रस्तुत करते हैं। ये फ्लूइड वाले केस में है। ठीक है, फ्लूइड वाले केस में इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड वाले केस में हम बोलते हैं इसको विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी, श्यानता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट हैपन्स टू द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, अगर सांद्रता में कमी आ जाती है तो द्रव की श्यानता का क्या होता है? जैसे अब आप शहद है, शहद में आप पानी मिलाते रहो, ठीक है, उसका जो है वो क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा, जो उसकी श्यानता है वो डिक्रीज हो जाएगी। शहद में अगर आप पानी मिलाएंगे तो उसका कंसंट्रेशन जो है आपका क्या करेंगे? कम हो जाएगा। कंसंट्रेशन कम होने से जो उसका आपका क्या है? श्यानता है, वो श्यानता आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सांद्रता में कमी के साथ द्रव की श्यानता आपकी क्या हो जाती है? द्रव की श्यानता आपकी घट जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, बर्नौली थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर, बर्नौली थ्योरम आपका किस पे लगता है? बर्नौली थ्योरम जो लगता है वो आपका लगता है गैर संपीड्य लिक्विड नॉन कंप्रेसिबल द्रव। ठीक है, किस पे लगता है? नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड। ठीक है, एक तो आपका किस पे लगता है वो, अगर हम बात करें तो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो, धारा रेखी प्रवाह में होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। फिर दूसरा आपका होता है कौन सा? वो नॉन कंप्रेसिबल आपका होना चाहिए। तीसरा जो है वो होना चाहिए क्या? लेस विस्कस। ठीक है, नो विस्कस आपका होना चाहिए। ये तीन जो हैं ये आपके उसकी कंडीशंस हैं बर्नौली थ्योरम की। बर्नौली थ्योरम आपको पता है जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा किसी भी फ्लूइड की आपकी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तीन तरीके की एनर्जी होती है, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अभी मैंने आपको बताया एनर्जी के, और टोटल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो जो बर्नौली का सिद्धांत है वो ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट बर्नौलीज थ्योरम। बहुत आसान, तो आपको खुद कर लेना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आपका कितना है? इसका आंसर है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। ये आपका प्रेशर एनर्जी, ये आपका काइनेटिक एनर्जी, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत फिगर याद आ रहा हो तो इस तरीके का कुछ बना हुआ था हमारी बुकों में। ठीक है, यहाँ पे हाइट H1, इधर हाइट आपका H2। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर P1, वेलोसिटी V1, यहाँ पे प्रेशर P2, यहाँ पे वेलोसिटी V2। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 32, बर्नौली समीकरण, ओके, किसके लिए? अभी मैंने आपको बताया बर्नौली जो समीकरण है वो आपका किसके लिए होता है? वो होता है आपका धारा रेखी प्रवाह के लिए।
निम्न संयान आपका होना चाहिए, असंपीड्य तरल होना चाहिए यानी लो विस्कोसिटी होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए और स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर आपका 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 33, एनर्जी फॉर्म ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, इट इज द सम ऑफ, अभी मैंने आपको बताया ये किसका आपका सम है, ये प्रेशर एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का। ऑप्शन नंबर 4, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर 34 पे हम देखते हैं भाई, इनकी आपको क्या मिलानी है, इनका आपको जो मिलाना है वो मिलाना है यूनिट्स। ओके, थोड़ा सा कुछ यहाँ पे गलत दिख रहा है, प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है, प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, यहाँ पे गलत दिखा है, ये पास्कल है, वैसे तो पास्कल सही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर आपका क्या बन के आ गया, प्रेशर आपका ये बन के आ गया। ठीक है, सरफेस टेंशन का भी हम देखते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपका ये बन के आ गया, ये आपका यहाँ चला गया, ये आपका इधर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका बन के आ गया, प्रेशर जो है वो आपका क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है। और उसके बाद जो सरफेस टेंशन है वो आपका ये है, विस्कोसिटी का आपका देख रहे हैं डेकापोइज आप देख रहे होंगे, और विस्कस का आपका न्यूटन होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो आपको याद करना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। याद क्या करना है आपको, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका मैक्सिमम होती है और वैल्यू कितनी होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने 35 क्वेश्चंस कर लिए, आपके कितने हुए आप हमें ज़रूर बताएं और मेहनत कीजिए। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।